जमाने में उससे तेज साबित होती है। अगला पढ़ते हैं एक्ट 3 सीन 3। द सीन प्रेजेंट्स ए कॉमिक काउंटर पार्ट टू द रोमांस ऑफ ऑरलैंडो एंड रोजालिंड इन द लव टॉक बिटवीन टचस्टोन एंड ऑड्रे हु आर अबाउट टू मैरी। अब पिछले सीन में ऑरलैंडो और रोजालिंड का था रोमांस, अब दिखाई देगा हमें टचस्टोन और ऑड्रे का, जिनकी अभी शादी होने वाली है। टचस्टोन मीन्स टू हैव ए लव अफेयर लाइक हिज सुपीरियर्स एंड थ्रू इट मॉक्स दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ लव। तो टचस्टोन भी एक लव अफेयर रखना चाहता है जिस तरह से उसके सुपीरियर रखते हैं। सुपीरियर का मतलब जिसके अंडर में वो काम करता है, जैसे उसकी, अब टचस्टोन की मालकिन कौन थी यहाँ, सीलिया है ना, वो जो आए हुए हैं, तो वो उनकी तरह से लव अफेयर को समझता है और वो भी प्यार को एक बीमारी समझता है और उसका मजाक उड़ाता है प्यार का। मॉक करने का मतलब मजाक उड़ाना। स्ट्रेंज डिजीज ऑफ लव, प्यार की जो अजीब बीमारी है उसका। टचस्टोन इन हिज ओन इनइमिटेबल स्टाइल, टचस्टोन अपने ही एक खास अंदाज के अंदर। इनइमिटेबल स्टाइल वो होता है जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती। इमिटेट करने से बना है ना, इमिटेट करना या नहीं कॉपी करना। इनइमिटेबल जिसको कॉपी नहीं किया जा सके, तो टचस्टोन का जो स्टाइल है वो इनइमिटेबल है। और उस स्टाइल में वो ऑड्रे से पूछता है, आस्क्स ऑड्रे टू हरी अप, कि जल्दी करो, एंड वेदर ही इज़ द पर्सन होम शी हैज़ कंसेंटेड टू मैरी, और वो ये भी पूछता है कि क्या वही वह आदमी है जिसने उससे शादी करने की हामी भरी है। वो कहता है कि भाई मैं ही हूँ ना जिससे तुझे शादी करनी है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव, क्योंकि उसको अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा होता है। एज ही इज़ ए प्लेन लुकिंग मैन, क्योंकि उसको लगता है कि वो बड़ा ही प्लेन लुकिंग आदमी है, सीधा साधा सिंपल सा आदमी है, उससे कोई शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। He finds it difficult to believe as he is a plain looking man. Touchstone talks in a manner, Touchstone इस तरीके से बात करता है which is full of ambiguity, जो एकदम अस्पष्ट है। ambiguity का मतलब क्लियर नहीं है कोई भी चीज़, वो इस तरह से बात करता है। डबल मीनिंग की बातें करता है। एंड इन ऑफन बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पुअर मिल्क मेड, और ऐसी ऐसी बातें करता है जो बेचारी एक सीधी सादी मिल्क मेड के समझ में तो ना आए कभी भी। वो जो ऑड्रे होती है ना, वो एक मिल्क मेड ही होती है। मिल्क मेड का मतलब जो पशुओं का दूध निकाल के बेचती है, सीधा साधा काम करती है। अब टचस्टोन क्योंकि कोर्ट में रहता है, उसका काम यही है लोगों का मजाक उड़ाना है, तो वो ऑड्रे सिंपल सी लड़की है बेचारी, तो वो ऑड्रे सामने ऐसी ऐसी बातें करता है कि वो तो कुछ समझ नहीं पाती ये बोल क्या रहा है। जेकस हु ओवर हियर्स टचस्टोन्स रिमार्क्स, अब जेकस वहीं होता है आसपास और वो सुन लेता है टचस्टोन के रिमार्क, टचस्टोन की बातें। फाइंड्स स्कॉलरली नॉलेज लॉज्ड इन द ब्रेन ऑफ एन अनस्कॉलरली मैन ऑफ ए लो स्टेटस। तो जेकस को लगता है कि भाई टचस्टोन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये तो कोई स्कॉलरली आदमी लग रहा है। स्कॉलरली आदमी कौन सा होता है, बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। अब क्योंकि जेकस को पता नहीं है कि वो टचस्टोन है, दरबार में रहता है, उसका तो काम ही यही है, तो उसको तो ये लगता है कि इतने लो स्टेटस का आदमी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। Touchstone tells Audrey that the most genuine poetry happens to be most fanciful and deceptive. अब टचस्टोन ऑड्रे को एक बात और कहता है कि जो सबसे अच्छी पोइट्री होती है, जेन्युइन पोइट्री यानी शुद्ध पोइट्री होती है, वो सबसे ज़्यादा फैंसीफुल भी होती है और डिसेप्टिव भी होती है, धोखेबाज भी होती है। यानी पोइट्री में जो बातें लिखी होती है ना, उनका कभी विश्वास नहीं करना, वो बातें सारी धोखे वाली होती हैं, गलत होती हैं, फैंसीफुल होती हैं, कल्पना ही होती है बस, वो रियलिटी में उसका कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वो बात उसकी कर रहा है उस पोइट्री की जो प्रेमी लोग अपनी प्रेमिकाओं के लिए लिखते हैं, वो सब बकवास होती है, सब झूठ होता है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में, सभी में प्रेमिकाओं की तारीफें करते हैं, है ना। उसको कहते हैं तेरे जैसी तो कोई नहीं है, तेरा एक एक बाल सोने का है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तारे तुरे ला दूँ, हर तरह की बात करते हैं ना। तो वो ये कहता है कि जो सबसे सुंदर पोइट्री हमें लगती है ना, जेन्युइन पोइट्री, वो सबसे धोखेबाज पोइट्री होती है। डिसेप्टिव का मतलब भी यही है कि वो एकदम गलत बातें होती है उसके अंदर। लवर्स आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग पोइट्री, अब प्रेमी होते हैं, उनकी तो फिर आदत बन जाती है, वो लिखती हैं कुछ ना कुछ। एंड देयर डिक्लेरेशंस ऑफ देयर लव में वेल बी देयर फॉल्स प्रीटेंस, और जो उनका जो प्यार का इजहार है, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा करना, इजहार करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, तो वो जो डिक्लेरेशन है जो उनका लव का, वो एकदम झूठा होता है, फॉल्स प्रीटेंस होता है वो।
Audrey naively asked him if he wished that gods had given her the ability to understand and to compose poetry. अब ऑड्रे उससे बड़े ही सीधे साधे तरीके से पूछती है, नाइवली का मतलब भोलेपन से पूछती है कि क्या वो चाहता है कि भगवान ने उसको भी ये एबिलिटी दी होती कि वो पोइट्री को समझ सके और खुद भी लिख सके. टचस्टोन आंसर्स इन अफर्मेटिव. तो टचस्टोन कहता है कि यस मैं चाहता हूँ. अफर्मेटिव में आंसर देने का मतलब मान जाना अगले की बात को, हाँ में जवाब देना. एंड टेल्स हर दैट एज शी हैड मेड एन अवावल टू हिम दैट शी इज ए चेस्ट वुमन एंड इफ शी वर ऑल्सो पोइटिकल देन शी वुड बी अनचेस्ट. तो आगे वो ये कहता है कि क्योंकि अब ऑड्रे ने उसको बताया हुआ है, कसम खा के बताया हुआ है. अवावल का मतलब होता है एक सच्ची बात कहना. सच में ये बात कही है कि वो एक चेस्ट वुमन है. चेस्ट वुमन कौन होती है? चेस्ट का मतलब पवित्र, शुद्ध. अगर वो शुद्ध है औरत एक, यानी जिसकी पहले शादी नहीं हुई थी, उसको चेस्ट वुमन कहते हैं. एंड इफ शी वर ऑल्सो पोइटिकल, और वो पोइटिकल भी है, देन शी वुड बी अनचेस्ट. तो फिर वो अनचेस्ट हो जाएगी. उसके कहने का मतलब अगर तुम शायरी करने लग जाओ, तुम भी कविता करने लग जाओगी ना, तो तुम अनचेस्ट मानी जाओगी. फिर ये लगेगा ना अभी तुम्हारा इससे पहले भी कभी कोई अफेयर रहा होगा, तभी तो तुम्हें ये पोइट्री आती है. Audrey concludes rightly that Touchstone does not want her to be chaste, to which he remarks that for a woman to be chaste and beautiful would be too much of a good thing. तो अब ऑड्रे ये बात समझती है कि शायद टचस्टोन चाहता है कि मैं चेस्ट ना रहूं. और वो टचस्टोन इसके बाद में एक रिमार्क और करता है कि एक सुंदर औरत के लिए चेस्ट रहना बड़ा मुश्किल काम है, यह बहुत बड़ी बात होती है. ये इस तरीके से बोला ना, चेस्ट एंड ब्यूटीफुल वुड बी टू मच ऑफ ए गुड थिंग. देयरफॉर ही विश दैट शी हैड नॉट बीन चेस्ट अनलेस शी हैड एट द सेम टाइम बीन अगली टू लुक एट. तो वो कहता है कि तुम भी एक ही चीज़ हो सकोगी. फिर अगर तुम अगली होगी तो तुम्हें चेस्ट माना जाएगा, अगर तुम सुंदर होगी तो तुम्हें चेस्ट नहीं माना जाएगा. जेकस इज इम्प्रेस्ड बाई टचस्टोन्स विट्टी आइडियाज़. जब जेकस ये जब बातें सारी सुनता है तो वो टचस्टोन की बातों से बड़ा प्रभावित होता है. ऑड्रे द मिल्क मेड कंसीड्स दैट शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल. ऑड्रे जो कहती मिल्क मेड है वो कहती है कि वो तो सुंदर तो है नहीं. देयरफॉर शी वुड प्रे टू गॉड टू मेक हर चेस्ट. तो शायद मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि मुझे चेस्ट रखे. Touchstone makes a bold face and says that to bestow the virtue of chastity upon a foul slut would be equivalent to putting good meat into an unclean dish. तो टचस्टोन आगे वोल्ड फेस बनाता है. वोल्ड फेस का मतलब ऐसा फेस बनाना जिसमें ऐसा लगता है कि कोई बात उसको जच नहीं रही हो, या फेस में थोड़ा चेंज ले आना. और वो ये कहता है कि चेस्टिटी की वर्च्यू को, यानी चेस्टिटी के गुण को किसी फाउल स्लट को देना. फाउल स्लट होती है एक चरित्रहीन औरत. तो वो कहता है अगर कोई चरित्रहीन औरत है उसको अगर चेस्टिटी का गुण दे दिया जाए, वर्च्यू ये चेस्टिटी की दे दी जाए, तो वो उसी प्रकार से होगा जिस तरह से एक गंदे बर्तन के अंदर बहुत अच्छा व्यंजन रख देना. वुड बी इक्विवेलेंट टू पुटिंग गुड मीट. गुड मीट का मतलब यहाँ अच्छी खाने की चीज़ इनटू एन अनक्लीन डिश, एक गंदी डिश में. गंदी डिश का मतलब गंदे पात्र में, गंदे बर्तन में. टचस्टोन प्रिज्यूम्स दैट ऑड्रे इज ए स्लट एंड एन अनचेस्ट वुमन. टचस्टोन शायद ये सोच करके बोलता है कि ऑड्री जो है एक अच्छी औरत नहीं है और एक अनचेस्ट औरत भी है. ओके, टचस्टोन स्टेट्स दैट whatever the case may be, he will marry her and for that purpose he has brought a vicar of the neighboring village with him. अब टचस्टोन कहता है कि कुछ भी हो वो उससे शादी करेगा और उस उद्देश्य के लिए, यानी शादी के लिए, उसने एक विकर का भी इंतज़ाम कर लिया है. पास ही के विलेज में उसको एक विकर भी मिल गया है. विकर कौन होता है? पंडित जो शादी करवाता है. हम पंडित कहते हैं, वहाँ वो पादरी होता है, चर्च वाला. जेकस स्टेप्स फॉरवर्ड व्हेन द विकर लैमेंट्स दैट देयर इज़ नो वन टू गिव ऑड्रे अवे इन मैरिज. अब जेकस आगे आता है जब विकर लैमेंट करता है, शिकायत करता है कि ऑड्रे को दान करने वाला कोई नहीं है, कन्यादान करने वाला, यानी ऑड्रे की तरफ से कोई है नहीं फैमिली मेंबर जो ऑड्रे को सौंपे उसको
बट टचस्टोन इन हिज डबल टॉक रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट ऑड्रे एट सेकेंड हैंड्स। पर टचस्टोन डबल टॉक में बात करता है, यानी ऐसी बातें करता है जिनके डबल मीनिंग होते हैं, तो वो इस बात से मना कर देता है कि मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो टचस्टोन इसको मुझे सौंपे ऑड्रे को, मैं किसी सेकेंड हैंड से इसको लेना नहीं चाहता हूँ। टचस्टोन ऑल्सो हैज़ हिज कोर्स आइडियाज़ अबाउट मैरिज, और टचस्टोन के जो मैरिज के बारे में जो विचार हैं वो भी बड़े कोर्स हैं। कोर्स का मतलब अच्छे विचार नहीं है मैरिज के बारे में, बुरे मतलब वो मैरिज की आलोचना करता है। विच इज़ रिगार्डेड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कार्नल डिज़ायर। टचस्टोन के हिसाब से मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज की जो संस्था है, वो सिर्फ शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए बनाई गई है। यानी मैरिज में प्यार हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, मैरिज तभी की जाती है जब शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना हो। जैकस प्रोटेस्ट दैट दे शुड नॉट बी मैरिड बाय द इनएक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट। अब जैकस बीच में थोड़ा सा विरोध भी करता है कि ये जो तुम प्रीस्ट लेके आए हो ये बड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, इससे शादी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रीस्ट है इनएक्सपीरियंस्ड लग रहा है। इन ए चैपल बट टचस्टोन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। पर टचस्टोन कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा शादी। बीइंग मैरिड बाय ए रॉन्ग प्रीस्ट वुड इनवैलिडेट देयर मैरिज। आगे वो कहता है कि अगर मैंने किसी गलत पंडित से शादी करवा ली तो मेरी मैरिज इनवैलिडेट हो सकती है। इनवैलिडेट होने का मतलब मान्य नहीं होगी, अमान्य हो सकती है। एंड दैट वुड गिव हिम एन एक्सक्यूज टू अबैंडन हिज वाइफ। तो उसको एक बहाना मिल जाएगा कि वो कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ भी सकता है। अगर बाद में कभी नहीं बनी ना मेरी पत्नी से, तो मैं तो कह दूंगा भाई हमारी शादी तो थी नहीं, वो तो प्रीस्ट ही कच्चा था। बट फाइनली ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। मजाक में कह रहा है, ऐसा नहीं, सीरियसली नहीं है। बट फाइनली ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफ जेकस एंड डिलेज द मैरिज। परंतु बाद में वो जेकस की बात मान लेता है और मैरिज को डिले कर देता है, उसी वक्त नहीं करता है। कमेंट्स देख लेते हैं। टचस्टोन्स कोर्टिंग ऑफ ऑड्रे इज फुल ऑफ पन। टचस्टोन जब ऑड्रे को कोर्ट कर रहा होता है, यानी मैरिज के लिए मना रहा होता है, तो वो उसकी बातें फुल ऑफ पन हैं, डबल मीनिंग से भरी हुई हैं। यानी जो बात कह रहा है उसके दो मतलब निकल रहे हैं। एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एन एवरेज वुमन लाइक ऑड्रे। और ऑड्रे जैसी एवरेज औरत के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन से परे है, उसकी समझ से परे है ये चीज़ें। द कोर्टशिप बिटवीन टचस्टोन एंड ऑड्रे इज क्रूड एंड स्लैपस्टिक फार्सिकल इन कंपैरिजन टू रोजलिंड एंड ऑरलैंडो। टचस्टोन और ऑड्रे के बीच की जो कोर्टशिप है, वो जो एक दूसरे को मनाते हैं शादी के लिए, या उनका जो प्रेम वाला जो सीन है वो क्रूड है। क्रूड का मतलब है इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इतना परिष्कृत नहीं है, यानी इतना उस हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। इन कंपैरिजन टू रोजालिंड एंड ऑरलैंडो। रोजालिंड और ऑरलैंडो के बीच में जो प्रेम के दृश्य दिखाए गए हैं, उनके मुकाबले टचस्टोन और ऑड्रे का जो प्रेम के दृश्य हैं वो उतने फाइन नहीं है। आपने देखी है इनकी बातचीत किस तरह की थी, है ना, उसमें कोई प्यार वाली चीज़ तो कोई लगी नहीं। वैसे टचस्टोन कितना मजाक करता है, उसका मजाक भी उड़ाता है ऑड्रे का। दिस बिसाइड्स प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो कॉमिक बिकॉज ऑफ द जक्सटापोजिशन। और यह थोड़ा सा इसमें कॉमेडी भी है, मजाक भी है जक्सटापोजिशन के हिसाब से। देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर द सडन अपीयरेंस ऑफ द विकर सर ओलिवर। इसमें हमें एक बात और ख़ास लगती है कि बीच में ही अचानक से विकार का इंतज़ाम कैसे हो गया जंगल के अंदर। उसने ये बताया ना कि पास में ये गांव है, वहाँ से मैंने इंतज़ाम कर लिया है। ये बात थोड़ी जस्ती कम है। और विकर का नाम भी सर ओलिवर ही है। द फॉरेस्ट ऑफ एडन हैज़ बीन पेंटेड एज एन आइसोलेटेड प्लेस एंड सडनली इट हैज़ इन इट्स नेबरहुड ए विलेज एंड ए विकर who readily agrees to go into the forest to solemnize marriage of the two lovers। तो फॉरेस्ट ऑफ एडन को दिखाया गया है एक आइसोलेटेड प्लेस के रूप में। आइसोलेटेड प्लेस वो होता है जिसके जो सुना होता है, जिसके दूर दूर तक कोई मानव की बस्ती नहीं होती है। और अचानक से हमें ये पता लगता है कि नेबरहुड में एक विलेज भी है, वहाँ एक विकर है जो शादी कराने के लिए भी तैयार हो गया है। तो ये बात थोड़ी सी दस्ती कम है। अगले सीन पे आते हैं अपने एक्ट 3 सीन 4। The scene is set in Rosalind's cottage in the forest and we meet Rosalind and Celia। तो ये जो सीन है ये सेट है रोजालिंड के कॉटेज के अंदर, जहाँ वो रह रही है फॉरेस्ट में, और हम रोजालिंड और सीलिया को वहाँ मिलते हैं। रोजालिंड फील्स लाइक वीपिंग। रोजालिंड रोने का मन कर रहा है रोजालिंड का। फील लाइक का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना मेरा दिल कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक वीपिंग, आई फील लाइक
जो भी आपका दिल करे उसके आगे ING फॉर्म लगा के फील लाइक करते हैं कि मेरा दिल कर रहा है। नहीं मिले नहीं, उसमें नाम ही था। बट द कोज इज नॉट नोन टू हर। अब रोजालिंड का दिल कर रहा है कि वो रोए, लेकिन उसको ये नहीं पता भी उसको रोना क्यों आ रहा है। शी इज पीव्ड एट ऑरलैंडोज गेटिंग लेट। और एक कारण तो ये है कि उसको ऑरलैंडो पे गुस्सा आ रहा है। पीव्ड का मतलब होता है गुस्सा होना। और किस बात पे गुस्सा आ रहा है? क्योंकि ऑरलैंडो लेट हो रहा है। उनकी वो डील हुई थी ना कि ऑरलैंडो रोज आएगा उससे मिलने। एंड थिंक्स दैट ही इज ए ट्रेटर और ए ट्रेचरस पर्सन। तो अब जब वो लेट हो रहा है तो रोजालिंड सोचती है कि वो ट्रेटर है। ट्रेटर यानी धोखेबाज है, गद्दार है, और ट्रेचरस यानी धोखेबाज है। शी फाइंड्स फॉल्ट विद हिज हेयर दैट आर रेड। उसको याद आता है कि उसके तो बाल लाल हैं, तो लाल बालों से वो उस पर दोष निकालती है कि वो तो वैसे भी लाल बालों वाला है। एंड इक्वेट्स देम विद दैट ऑफ जूदास विच स्टैंड फॉर ट्रीचरी। और वहाँ पे वो माना जाता है कि लाल बालों वाले जो लोग होते हैं वो वैसे ही धोखेबाज होते हैं। तो वो कहती है वो तो वैसे भी लाल बालों वाला आदमी है। जूदास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो उसके भी बाल लाल थे और वो एक धोखेबाज आदमी था। तो वो कहती है कि वो जुदास की तरह वो भी फिर ऐसा ही है। सीलिया कंसोल्स एंड पुल्स हर लेग एट द सेम टाइम। सीलिया बीच बीच में उसको सांत्वना भी देती है और उसकी टांग भी खींचती है, यानी उसकी आलोचना भी करती है। रोजालिंड थिंक्स दैट ऑरलैंडो इज नॉट इन लव। रोजालिंड सोचती है कि शायद ऑरलैंडो को मुझसे प्यार नहीं है। सीलिया जॉइन्स इन सेइंग दैट his kisses would also be as deceptive and treacherous as Judas which he gave to Christ। सीलिया भी उसको यही बात कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है, शायद ऑरलैंडो तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो भी जुदास की तरह धोखेबाज और ट्रेचरस है। क्योंकि जुदास ने भी क्राइस्ट को बहुत प्यार किया था, प्यार का दिखावा किया था, लेकिन वो वास्तव में प्यार नहीं करता था। रोजालिंड स्विचेस साइड्स एंड कम्स टू ऑरलैंडोज डिफेंस। अब रोजालिंड अपनी साइड बदलती है और ऑरलैंडो को डिफेंस में आ जाती है। जब सीलिया भी उसकी आलोचना करने लगती ना, तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसका दिल करता है कि वो ऑरलैंडो का पक्ष ले। फिर वो ऑरलैंडो को डिफेंस करती है एंड डिस्क्राइब्स हिम एज एन ऑनेस्ट एंड प्योर जेंटलमैन। अब वो उसको क्या बताती है कि वो तो बड़ा ही ईमानदार और प्योर आदमी है। रोजालिंड वंडर्स वाई ही इज़ लेट। लेकिन रोजालिंड अभी भी ये सोचती है कि वो लेट क्यों हो गया। सीलिया कंटिन्यूज टू टीज रोजालिंड। सीलिया रोजालिंड को टीज करना जारी रखती है। टीज करना यानी चिढ़ाना जारी रखती है। एंड डिस्क्राइब्स ऑरलैंडो एज होलो इन ट्रूथफुलनेस एंड सिंसियरिटी। और ऑरलैंडो को वो फिर से मजाक उड़ाती है, उसको बोलती है कि वो ना तो सिंसियर है ना ही ट्रूथफुल आदमी है, होलो है वो। होलो का मतलब खोखला है। किसमें? सच्चाई में और ईमानदारी में। एंड मे बी कंपेयर्ड इन रिस्पेक्ट टू ए कवर्ड गॉबलेट और ए वर्म ईटन नट। और उसकी तुलना एक बेपैंदे के लोटे से की जा सकती है या कैसी ऐसे नट से की जा सकती है जिसको कीड़े लग गए हों, यानी वो किसी काम का आदमी नहीं है। गॉबलेट होता है एक पात्र, एक बर्तन जो किसी काम का नहीं होता हमारे। सीलिया टेल्स रोजालिंड दैट ऑरलैंडो इज वर्किंग एज एन अटेंडेंट टू हर फादर इन द फॉरेस्ट, टू विच रोजालिंड सेज दैट ही met her father and had a long discussion with him the previous day but wishes to come back to talk around Orlando। दोबारा पढ़ते हैं इसको। सीलिया टेल्स रोजालिंड, सीलिया रोजालिंड को बताती है दैट ऑरलैंडो इज वर्किंग एज एन अटेंडेंट टू हर फादर, कि ऑरलैंडो उसके पापा के पास अब अटेंडेंट का काम कर रहा है। आपको याद होगा ऑरलैंडो मिला था उससे, उसके पापा से, ड्यूक सीनियर से, और अब वो वहाँ पे उसका अटेंडेंट बन गया। अटेंडेंट का मतलब उसके आसपास रहने वाला, उसकी सेवा करने वाला। तो सीलिया उसको बताती है कि वो तो तुम्हारे पापा का अटेंडेंट बन गया है फॉरेस्ट के अंदर। टू विच रोजालिंड सेज, इस पर रोजालिंड ये कहती है दैट ही मेट हर फादर, कि वो अपने पापा से मिली थी, एंड हैड ए लॉन्ग डिस्कशन विद हिम, और उससे लंबा डिस्कशन भी किया था द प्रीवियस डे, पिछले दिन ही। बट विशेज टू कम बैक टू टॉक अराउंड ऑरलैंडो, अब वो वापस ऑरलैंडो की बात करना चाहती है। कोरिन एंटर्स एंड अनाउंसेस दैट सिल्वियस, अभी कोरिन आता है और वो अनाउंस करता है, यानी बताता है कि जो सिल्वियस है, सिल्वियस जानते हो ना कौन था? सिल्वियस कौन था? सिल्वियस और फीबी, याद आएगा ना? वो फीबी का लवर था, लेकिन फीबी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो आगे आएगा सीन। तो कोरिन एंटर्स आता है और वो अनाउंस करता है कि सिल्वियस whom they saw making fervent appeals to Phoebe
कि सिल्वियस जिसको हमने फीबी के को अपील करते हुए देखा है, फरवेंट का मतलब बहुत ही जोरदार अपील करते हुए देखा है, फीबीज हार्ट एंड वांटेड टू मीट इज नियर बाय, और वो मिलना चाहता है और आसपास ही है। ही इज़ वूइंग फीबीज हैंड डेस्परेटली, वो फीबी के हैंड को वू कर रहा है। वू करने का मैंने आपको बताया था, फीबी को मना रहा है मतलब शादी के लिए। डेस्परेटली मतलब कोई चीज़ जब हम डेस्परेटली करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो वो भी बड़ा डेस्परेट है फीबी को पाने के लिए। बट शी लुक्स डाउन एट हिम विद स्कॉर्न एंड कंटेम्प्ट, परंतु फीबी उसको स्कॉर्न और कंटेम्प्ट से देखती है। स्कॉर्न का मतलब घृणा से देखती है, कंटेम्प्ट का मतलब भी यही है, नापसंदगी से देखती है। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन सीइंग इट लिव देन दे मे गो विद हिम, और अगर वो उसको लाइव देखना चाहते हैं, अपने सामने अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलें। कोरिन ये बात कह रहा है कि सिल्वियस और फीबी बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें देखनी है तो आ जाओ, क्या बात हो रही है। रोजालिंड रिमार्क्स दैट द साइट ऑफ लवर्स टॉकिंग टू ईच अदर सर्व्स एज ए नरिशमेंट टू दोज बिहोल्डर्स हु देमसेल्व्स आर इन लव। अब रोजालिंड इस बात पे रिमार्क करती है कि जो आदमी खुद प्यार में होता है उसको ऐसे जोड़े देखना जो प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन उनके लिए नरिशमेंट का काम करता है। नरिशमेंट का यानी जब हम खाते पीते हैं ना तो उससे हमें नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है। तो वो यही कहती है कि उसका कहने का मतलब चलो चलो देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं भी खुद भी प्यार में हूँ, और मैं अगर देखूंगी किसी ऐसे प्रेमी जोड़े को बात करते हुए तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट आएगा। कमेंट से इस सीन के रोजालिंड अपीयर्स मास्टरली एंड इन कंट्रोल ऑफ द इवेंट्स व्हेन शी इज विद ऑरलैंडो ऑन स्टेज। अब रोजालिंड के दो पक्ष देखने को मिलते हैं कि जब वो ऑरलैंडो के सामने होती है तब तो वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, एकदम सख्त होती है, मास्टरली होती है स्टेज पे। बट हेयर शी एग्जिबिट्स द वीकलिंग ऑफ ए वुमन, परंतु इस सीन में हमें एक औरत की कमजोरियों का पता लगता है। बेसिकली है तो वो औरत ही, उसके सामने वो आदमी बन के आती है, तो यहाँ पे हमें औरत की कमजोरी का पता लगता है। पता लगा ना शुरू में जब वो उसको लेट हो जाती है तो उसको धोखेबाज भी कहती है, उसको चाहती भी कि जल्दी से जल्दी वो आए। वाइल स्पीकिंग टू सीलिया एज ए वुमन इन लव, जब वो सीलिया से बोलती है, वार्तालाप करती है एक ऐसी औरत के रूप में जो प्यार में है। रोजालिंड इज डीपली टच्ड बाय क्यूपिड, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि रोजालिंड क्यूपिड से बहुत ज़्यादा टच्ड है। ये क्यूपिड कौन है? हाँ, प्यार का देवता। यानी इसका मतलब ये है कि रोजालिंड प्यार में है, गहरे प्यार में है। सीलिया हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड लव सो फार इज क्रिटिकल ऑफ ऑरलैंडोज फॉली। सीलिया जो अभी तक प्यार में नहीं पड़ी है, किसी से उसको प्यार नहीं हुआ है, तो वो ऑरलैंडो की फॉली का मजाक उड़ाती है, उसकी आलोचना भी करती है। फॉली का मतलब मूर्खता है और ऑरलैंडो की। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोजालिंड्स कैरेक्टर इज डेवलप्ड इन दिस सीन। रोजालिंड के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी इस सीन में डेवलप होती है। कॉम्प्लेक्सिटी यही है ना कि उसके 2-3 कैरेक्टर हैं उसके। कभी वो आदमी बन के सख्त बातें करती है, कभी औरत बन के बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। प्रोजेक्टेड एज क्लेवर, मास्टरली एंड विटी, उसको एक क्लेवर भी दिखाया गया है, मास्टरली भी दिखाया गया है जो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, विटी भी दिखाया गया है, बातचीत में तो वो बहुत ही ज़्यादा निपुण है। द वल्नरेबिलिटीज हाउएवर आर नॉट फार टू सी, लेकिन उसकी वल्नरेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। वल्नरेबल हमने किया था ना वर्ड, संकटापन या ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। तो यहाँ रोजालिंड की जो कमजोरियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। शी बिगिंस टू वर्री एंड गेट इम्पेशेंट एट हिज टार्डीनेस। जब ऑरलैंडो लेट हो जाता है ना तो वो बड़ी चिंता करती है उसकी, और अधीर भी हो जाती है, इम्पेशेंट भी हो जाती है। टार्डीनेस का मतलब क्या है? जब कोई आदमी ढीला होता है, टाइम पर काम नहीं करता, टार्डीनेस कहते हैं उसको। शी बिकम्स द विक्टिम ऑफ ए सीमिंगली डिसलॉयल लवर, और ऐसा लगता है कि वो किसी बेवफा प्रेमी का शिकार हो गई है। हालांकि ऑरलैंडो तो बेवफा नहीं है, और उसको ये लगता है कि वो आ नहीं रहा है, पता नहीं प्यार करता है कि नहीं करता है, लेट क्यों हो जाता है। शिकार, विक्टिम का मतलब। द सीन इज सेट इन द फॉरेस्ट एंड द कोर्टिंग ऑफ फीबी बाय सिल्वियस इज शोन। अब इस सीन के अंदर सीन दिखाया जाता है
दो जोड़ों का, एक जोड़े का सिल्वियस और फीबी का सीन है इसके अंदर। सिल्वियस इज एट लॉस टू लर्न दैट फीबी डज नॉट एक्सेप्ट हिज लव। अब सिल्वियस को यह जान के बड़ा दुख होता है कि फीबी उसका प्यार स्वीकार नहीं कर रही है। रादर शी इज स्कॉर्नफुल ऑफ इट, प्यार तो छोड़ो, वो तो उससे नफरत करती है, घृणा करती है। रोजालिंड एंड सीलिया सीक्रेटली वॉच। अब रोजालिंड और सीलिया चुपके से देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। एंड शी इंटरवीन्स ऑन बिहाफ ऑफ सिल्वियस एंड स्कोल्ड्स फीबी। और बीच में ही रोजालिंड इंटरवीन कर जाती है। जब वो बात कर रहे होते हैं ना, तो वो खुद आ जाती है उनके बीच में और सिल्वियस का पक्ष लेती है। ऑन बिहाफ ऑफ सिल्वियस, भी सिल्वियस की तरफ से आती है और फीबी को स्कोल्ड करती है, डांटती है। फॉर बीइंग सो कॉलस एंड अनरिलेंटिंग। फीबी को कहती है कि तुम बहुत ही कॉलस हो और अनरिलेंटिंग हो। कॉलस का मतलब निर्दयी, जिसमें दया नहीं हो। अनरिलेंटिंग का मतलब ही क्रूर, कि फीबी सिल्वियस के प्रति क्रूरता क्यों दिखा रही है, निर्दयी क्यों है। शी ऑल्सो स्कोल्ड्स सिल्वियस, वो सिल्वियस को भी डांटती है। whom she rates as 1,000 times better than her। सिल्वियस को वो कहती है कि तुम फीबी से 1000 गुना अच्छा है। एंड स्टिल बीइंग ए फूल टू बी सो फोनिंग एंड फ्लैटरिंग। तुम उससे इतने अच्छे हो फिर भी तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो। सिल्वियस को डांटती है वो। फोनिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरिंग का मतलब ही झूठी तारीफ करना। बिफोर दिस सिल्वियस हैड एंटिटेड दैट शी वुड रियलाइज द पैंग्स ऑफ लव ओनली इफ शी फेल इन लव विद समबडी एंड ही डिड नॉट रेसिप्रोकेट हर लव। तो सिल्वियस को अब रोजालिंड ये सोचती है, उसको बताती है कि ये जो फीबी है तभी लाइन पर आएगी जब इसको भी किसी से प्यार हो जाएगा और बदले में वो इससे प्यार नहीं करेगा। यानी बिल्कुल जब सेम तुम्हारे जैसा इसके साथ होगा ना, तब इसको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। रेसिप्रोकेट वर्ड आया, कल किया था ना हमने परसों। रेसिप्रोकेट करना, प्रत्युत्तर देना, रिस्पॉन्स देना। आयरोनिकली फीबी फॉल्स फॉर रोजालिंड एंड रियलाइजेज द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। अब होता क्या है, आयरनी हो जाती है। एक आयरनी कौन सी चीज होती है, अपोजिट कंडीशन। आयरनी ये हो जाती है कि जो औरत ये कह रही है ना उससे कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए और बदले में वो भी तुम्हारा दिल तोड़े ऐसे ही, तो उसको उसी से ही प्यार हो जाएगा जो ये बात कह रहा है। कौन कह रहा है ये बात, रोजालिंड। क्या बन के, गैनीमेड बन के। तो जब वो इस तरह से बात करती है ना, तो फीबी को उसी वक्त उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि फीबी उसको मान रही है एक लड़का। तो यहाँ की आयरनी ये हो जाती है कि वो तो यही कह रहा है कि तुझे किसी से प्यार हो जाए और वो उसी से ही जाता है ना। Whoever loved Phoebe falls for का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना। Phoebe falls for Rosalind and realizes the truth of the statement। तो फीबी उसी वक्त रोजालिंड के प्यार में पड़ जाती है और उसको इस बात का एहसास होता है। किस बात का, ये आगे वाली लाइन, whoever loved who loved not at first sight। उसको पहली नज़र में प्यार हो जाता है उससे, क्योंकि वो अभी तो मिली है उससे। फीबी गैनीमेड से या रोजालिंड से अभी मिली है ना, तो उसको एक तरह से पहली नज़र का प्यार हो जाता है। और उसको एक लाइन याद आ जाती है जो बहुत ही फेमस है लाइन है कि उसने क्या प्यार किया जिसने पहली नज़र में प्यार नहीं किया। यानी प्यार किया तो कैसे प्यार करना है, पहली नज़र का प्यार अच्छा होता है, माना जाता था उस समय। हर ओन प्लाइट मेक्स हर पिटी फॉर सिल्वियस। अब उसकी प्लाइट ऐसी हो जाती है, प्लाइट होती है बैड कंडीशन, तो उसकी खुद की स्थिति ऐसी हो जाती है। अब उसको सिल्वियस का दर्द थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि सिल्वियस को कैसा फील हो रहा होगा। अब वो सिल्वियस के लिए थोड़ा पिटी रखती है। पिटी का मतलब दया रखती है। शी सेज दैट शी वुड नॉट लव हिम बट विल नॉट माइंड हिज कंपनी। अब वो कहती है कि वो उसको प्यार तो नहीं करेगी परंतु उसकी कंपनी को माइंड भी नहीं करेगी। माइंड करने का मतलब बुरा नहीं मानेगी, उसके साथ घूम फिर सकती है। एंड शी एम्प्लॉयज हिम टू बी हर लेटर बेयरर। अब वो उसको अपना लेटर बेयरर रख लेती है। क्या रख लेती है, प्रेम पत्र या प्रेम दूत बना लेती है उसको कि तेरा काम ये है कि तू मेरे लेटर को गैनीमेड तक पहुंचा के आएगा। अब बेचारा वो तो उसका प्रेम ही था, उस बनना पड़ गया, उसका संदेश हुआ कि तेरे प्रेम पत्र को वो लेके जाएगा। वो उस पे एहसान कर रही है। वो कहती चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को साथ रहूंगी तेरे, लेकिन तुझे मेरे प्रेम पत्र वहां तक पहुंचा के आने पड़ेंगे।
द हार्टलेसनेस एंड सिवियरिटी ऑफ फीबी इज पिक्चर्ड। तो इस सीन में हमें देखने को मिलता है फीबी की हार्टलेसनेस, उसकी हृदयहीनता, और सिवियरिटी और कड़ापन, उसका कठोरता उसकी। देयर सीम्स टू बी सम पोइटिक जस्टिस इन डिसडेनफुल फीबी। तो यहाँ हमें एक पोइटिक जस्टिस भी देखने को मिलती है। पोइटिक जस्टिस उस चीज़ को कहते हैं जब अच्छे के साथ अच्छा हो और बुरे के साथ बुरा हो, उसको हम पोइटिक जस्टिस कहते हैं। तो यहाँ पोइटिक जस्टिस ये देखने को मिलती है कि फीबी के साथ भी वैसा ही हो जाता है जो वो सिल्वियस के साथ कर रही है, क्योंकि सिल्वियस की वो मान नहीं रही बात, उसका दिल तोड़ती है। अब फीबी का दिल तोड़ने वाला भी कोई आ गया है, गैनीमेड आ गया है। विद डिसगाइज्ड रोजालिंड, तो वो किसके प्रति प्यार में आ गई है? रोजालिंड। वो भी डिसगाइज्ड है, उसको पता थोड़ी रोजालिंड है। एंड कमिंग होम टू फील द पैंग्स ऑफ लव, और अब वो भी प्यार के दर्द को झेल रही है। पैंग क्या होते हैं? दर्द। रोजालिंड्स शाइडिंग गिव्स फीबी ए टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। अब रोजालिंड की डांट, शाइडिंग होती है डांट, रोजालिंड की डांट फीबी को उसी चीज़ का एहसास दिलाती है जो अब तक वो लोगों को एहसास दिला रही, लोगों को नहीं, सिल्वियस को एहसास दिला रही थी। ये एक इडियम है, गिव ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि अपनी दवाई का स्वाद तुम खुद चखो। जो दवाई तुम दूसरों को देते आ रहे हो ना, एक बार तुम भी तो लो वो दवाई। इसका मतलब फीबी को भी तो वही दवाई लेनी पड़ रही है जो दूसरों को दे रही थी वो, यानी उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है जो दूसरों के साथ वो सलूक कर रही थी। दूसरों का मतलब यहाँ सिल्वियस का है। विच शी हैड सो फ्रीली बीन गिविंग टू सिल्वियस, जो वो सिल्वियस